मॉलिक्यूलर मास। नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। इससे पहले जो टॉपिक था वो क्या था, एटॉमिक मास था, मास ऑफ एन एटम। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, जब एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो क्या बनते हैं, केमिकली कंबाइन हो तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उनका फिर मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। The sum of atomic masses of all atoms present in the molecular formula of a substance or molecule। क्या कहा हमने कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या मौजूद, जितने भी एटम मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ रहा है, 44 AMU। यूनिट क्या लगाते हैं, AMU, जैसे एटॉमिक मास में लगाया था एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की भी यूनिट क्या है, AMU। चलिए कैसे निकाला है देखते हैं। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, CO2। इस फॉर्मूले में आपको क्या पता चल रहा है, कौन कौन से एटम हैं, कौन कौन से एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उनकी एक्चुअल नंबर भी पता चल रहे हैं, ठीक है। कार्बन का कितने एटम है, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे हम, इनके एटॉमिक मासेस का सम लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए जी, किसका ले रही हूँ मैं, पहले कार्बन का लेती हूँ। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आता है, एटॉमिक मास कार्बन का 12, ठीक है। पीछे पढ़ा है हमने, मैंने मासेस लिखवाए हैं आपको। और पिछले कार्बन का हमने जब एटॉमिक मास देखा था तो हमने इसको स्टैंडर्ड के तौर पे भी लिया था, कार्बन 12 के एटम को। तो ये तो बहुत अच्छा याद हो गया होगा। और अगर अभी भी याद नहीं है तो एक पीरियोडिक टेबल भी मौजूद है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल में देखें आप, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, ठीक है। तो किसी का भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपको मालूम करना हो तो पीरियोडिक टेबल मैंने कहा था अपने रजिस्टर में लगा लें, ताकि आपको किसी भी एलिमेंट का सिंबल चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए, तो वो इस पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी खास जो एलिमेंट्स हैं उनके लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो ये याद भी करने हैं आपको। इसी तरह से एटॉमिक मास हमने कार्बन का देखा 12 है। कितने एटम है कार्बन के, 1। तो 12 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्या आ गया, 12 1 12, क्या हो गया, 12 AMU। अब दूसरा एटम कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का। कितना होता है, 16। ये भी पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, 16 की। चलिए, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे, 16, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देख लें आप, और आपके पास भी मैंने लिखवाए हुए हैं, वहाँ देख लें, याद हो भी गया होगा उम्मीद है। 16, कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो गया, 16 2 32 AMU यूनिट लगाएंगे हम, ठीक है। एटॉमिक मास के साथ भी यूनिट लगेगी AMU की। अब क्या आ गया आपके पास, हमें इनको क्या करना है, सम करना है। फॉर्मूला आपका डेफिनेशन ही क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी एटम मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को सम करना है। तो ये एटॉमिक मासेस आ गए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन और ऑक्सीजन के, इनको सम करते हैं। 12 को 32 से ऐड करेंगे, 12 में 32 तो क्या आएगा, 44। यूनिट क्या लगेगी, AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया, 44 AMU। ये ठीक है, ये पहले लिखा हुआ एग्जाम्पल में देख लिया था आपने, और अब मैंने इसको कैलकुलेट करके बता दिया कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है, 44 AMU। ठीक, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6। किसका फॉर्मूला है ये, किसका है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेंजीन का। अभी पीछे देख लिया हमने, ठीक है, बेंजीन का। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन में हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, जितने भी एटम मौजूद हैं इस बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, उनको हम क्या करेंगे, उनके एटॉमिक मासेस को हम सम करेंगे। ठीक है, चलें देखते हैं कौन कौन से हैं। कौन कौन सा नजर आ रहा है, कार्बन। तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, अभी देखा 12। एटम कितने हैं कार्बन के, 6। ठीक है, तो 12 को पहले मल्टीप्लाई
किया 6 से, नंबर ऑफ एटम से, तो 12 6 जा 72 AMU। तो 12 तो एक कार्बन का है एटॉमिक मास, यहाँ एक कार्बन नहीं है, यहाँ 6 कार्बन है। तो हमने क्या किया है, 6 कार्बन को किया, 6 जो है उसको 12 से क्या किया, मल्टीप्लाई। एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का कितना हो गया, 72 AMU। दूसरा आइटम इसके अंदर कौन सा मौजूद है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। ये तो किसका है, एक हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है। तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आएगा, 6 1 जा 6 AMU। अब हमने क्या करना है, इनको सम करना है, ऐड करना है। 72 में 6 प्लस करेंगे, क्या आएगा, 78 AMU। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 यानी बेंजीन का ये है मॉलिक्यूलर मास 78 AMU। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और अच्छा समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक में ये मौजूद है, कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर मास, जो मैं आज होमवर्क में दे रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने करवाया है, इसको आपको करना है रजिस्टर में। इन दोनों को भी करेंगे सॉल्व, ये तो मौजूद ही है, जहाँ मैं होमवर्क जो दे रही हूँ उसमें ये मौजूद है। ठीक है, ये वाला भी कर लीजिएगा पहले रजिस्टर में, इसके बाद जो है होमवर्क दे रही हूँ उसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जो भी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो भी एटम मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम जितने हैं उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनको क्या कर देंगे, इनके एटॉमिक मासेस को, जितने भी एटम हैं उसको ऐड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क नोट कर लीजिए आप। क्या करना है होमवर्क में आपको, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, और हमारा कौन सा है क्वेश्चन जो है वो 19, ये यही है जिसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो 5 से लेकर 8 तक को आप करेंगे भी रजिस्टर में और इसे याद भी करेंगे, और 9 वाला जो है इसको सॉल्व करेंगे रजिस्टर में। ठीक है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। देखते हैं कौन सा है, चलें। क्या है, पेज नंबर 38 में एक्सरसाइज में आपका 3 जो क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 का जो है वो आपको कौन सा पार्ट करना है, कौन सा होमवर्क दिया मैंने, 5 क्या है, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, गिव एन एग्जांपल, बता दिया मैंने, आप देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा आपको। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गिव एन एग्जांपल, ये 6 है। अब इसमें भी क्या बताना है, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जाम्पल देनी है आपको। इसके बाद पेज नंबर 39 पे कौन सा पार्ट मौजूद है, 7। क्या है आपके पास, कैन वन सब्सटेंस हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना है आपको। क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको भी एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल से। ठीक है, इसके बाद 8 जो दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी मैंने डिटेल में बताया है आपको, डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का, तो ये आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 8। अब इसके बाद कौन सा पार्ट दिया है मैंने आपको, 19 कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, AMU यूनिट लगेगी। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो ये जितने हैं, एक तो C वाला मैंने करवा दिया आपको। अब आप A यानी वाटर का मालूम करेंगे, B हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2, C जो है वो बेंजीन का था वो मैंने करवा दिया, और D C2H6O है, ये भी आप कैलकुलेट करेंगे। ये तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। चलिए, हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और एटॉमिक मास का टॉपिक जो है वो कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है फार्मूला। व्हाट इज़ फार्मूला, फार्मूला है क्या आपके पास, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला। जैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स फॉर एटम्स और आयंस दैट आर हेल्ड टुगेदर इन अ कंपाउंड। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो उनके एटम्स मौजूद हैं, उनकी तादाद क्या है, उनके नंबर ऑफ एटम्स का भी हमें पता चल रहा है। इसी तरह वाटर किससे बना हुआ है, 2 गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 और ऑक्सीजन का क्या है 1। ठीक, अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मूला देख रहे हैं।
तो कितने टाइप्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जिसे हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं, ठीक। और इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका ये जो है हमारा क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। चलिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला, अ फार्मूला दैट गिव ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या हमें एम्पेरिकल फार्मूला से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या है आपके पास जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो टाइप ऑफ एटम है उनका रिलेटिव नंबर जो है वो हमें एम्पेरिकल फार्मूले से पता चलता है, ठीक है। और आपके पास इसमें हमें एक्चुअल नंबर जो है वो एटम्स के पता नहीं चलते, सिर्फ क्या पता चलता है, इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एलिमेंट। सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो एलिमेंट्स के दरमियान आपका जो मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो हमें मालूम होता है एम्पेरिकल फार्मूले के जरिए, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अ फार्मूला दैट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ना सिर्फ हमें टाइप ऑफ एटम का पता चलता है, ठीक है, टाइप ऑफ एटम कौन कौन से एटम उस कंपाउंड में मौजूद है, इसके साथ साथ हमें उसके एक्चुअल नंबर भी जो है वो मॉलिक्यूल में जो मौजूद है वो भी मालूम होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ देखा, कौन कौन से इसमें जो है वो आपके पास एटम है वो भी पता चल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और इनका जो एक्चुअल नंबर है वो भी मालूम हो रहा है कि वो क्या है। कार्बन और ऑक्सीजन के एक्चुअल नंबर का भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमें मॉलिक्यूल की ट्रू कॉम्पोजिशन नहीं बताता, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें क्या पता चल जाती है, ट्रू कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रू कॉम्पोजिशन, कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से जो है उसके अंदर एटम मौजूद हैं, टाइप ऑफ एटम भी पता होना चाहिए और एक्चुअल नंबर भी उन एटम का हमें पता होना चाहिए, तो हमें ट्रू कॉम्पोजिशन पता चलती है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ट्रू कॉम्पोजिशन बताता है, एम्पेरिकल फार्मूला ट्रू कॉम्पोजिशन नहीं बताता। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या है आपके पास, CH। क्या पता चल रहा है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन से, कि आपके पास इसके अंदर कौन से जो हैं वो एटम्स मौजूद हैं, कौन से एटम मौजूद हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और क्या पता चल रहा है, इनके दरमियान रेशो का पता चल रहा है। क्या रेशो है इनके दरमियान, इन दोनों एटम्स के दरमियान 1:1 का रेशो है, ठीक। इसी तरह से एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज देखते हैं, क्या है, CH2O। क्या मतलब, क्या पता चल गया ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूले से, इसमें कौन कौन से जो हैं वो एलिमेंट के एटम मौजूद हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और क्या पता चल रहा है, इनके दरमियान रेशो पता चल रहा है, हमें रिलेटिव जो है नंबर्स पता चल रहे हैं। कैसे, कार्बन का क्या है रेशो, क्या है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का क्या है 1, यानी किस रेशो में कंबाइन हुए हैं, 1:2:1। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके एक्चुअल नंबर जो है वो इनकी जो है वो क्या है, कार्बन के कितने आइटम हैं, हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं बेंजीन में, इसी तरह से ग्लूकोज में कार्बन के कितने आइटम हैं एक्चुअल, हाइड्रोजन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं बेंजीन का, तो वो क्या है, C6H6। ट्रू कॉम्पोजिशन पता चल गई, क्या पता चल गया आपको, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट के एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और अब इनके एक्चुअल नंबर भी पता चल गए, यानी कार्बन की जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है 6, और हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम है वो भी क्या है 6। अब जब हमने इसका रेशो निकाला तो क्या होगा, 6, इसका सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलता है, 6 से कैंसिल हो रही है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 1:1। ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसी का रेशो निकाला है तो वो क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का देखते हैं, क्या है, C6H12O6। क्या पता चल गया हमें, इसका ट्रू कॉम्पोजिशन पता चल गई ग्लूकोज की। कैसे, देखें कौन कौन से इनके अंदर क्या है आपके पास एलिमेंट के एटम मौजूद हैं, कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो हमें कहाँ से, एम्पेरिकल फार्मूले से भी पता चल गया था ग्लूकोज के, लेकिन क्या नहीं पता चल रहा था एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज से, हमें इनके एक्चुअल नंबर नहीं पता चल रहे थे इन एटम्स के, कि कार्बन के कितने एटम हैं ग्लूकोज में, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने। यहाँ पता चल गया कार्बन के कितने एटम हैं 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन का 6। अब इनका रेशो निकालते हैं तो क्या होगा,
क्या होगा, 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो क्या रेशियो आ रहा था, 1:2:1। तो यही क्या है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला था ग्लूकोज का। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो, तो हम मैथमेटिकली किस तरह से मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो तो हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं n से। n क्या होगा यहाँ पे, होल नंबर। होल नंबर कौन सा था, जिससे ही हमने देखा था जो सिंपलेस्ट रेशो में जो नंबर कन्वर्ट कर रहा था आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। जैसे यहाँ ग्लूकोज की में क्या था 6, बेंजीन में भी क्या है n क्या है 6। तो n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो अगर इसी एम्पेरिकल फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको मालूम करना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का मालूम करना हो, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला अपॉन क्या है, n। ठीक, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, आपने अभी देखा CH2O, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। n यहाँ पे अभी हमने देखा क्या था, 6 था। तो 6 से मल्टीप्लाई किया किसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज को, तो क्या आ गया, C6 हो गया, H12 हो गया, O6, ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड का या ग्लूकोज का अगर हम देखते हैं तो वो 6 टाइम है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज के। यही पता चल रहा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है, 6 टाइम है। 6 टाइम मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज से, तो क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक, अब n जो है यहाँ पर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, n को फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इस तरह से n भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर n गिवन ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो हमने देख लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमने देख लिया कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ हमने देख लिया किसका, बेंजीन का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला चेंज है, डिफरेंट है, रेशो है, इस वजह से इनका रेशो बन रहा था सिंपलेस्ट, इसीलिए ग्लूकोज का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि क्या बन रहा था, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका सिंपलेस्ट रेशो बन रहा था, तो ये क्या हो गया आपके पास, इसके सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूले में कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। ये देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2 और यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्यों है, कोई रीजन बता सकते हैं कि क्यों है? क्यों, क्योंकि इसका रेशो अगर मैं देखती हूँ तो क्या रहा है, कार्बन का क्या है कि 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 है। तो क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, इसका सिंपलेस्ट रेशो बना सकती हूँ 1:2 का? नहीं बना सकती ना। तो इसी तरह वाटर का ये क्या है, इनका रेशो क्या है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, क्या रेशो है 2:1। तो क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, इसका सिंपलेस्ट रेशो बना सकती हूँ? नहीं। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल या ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका सिंपलेस्ट रेशो नहीं बन सकता, तो उनके जो है वो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जिनका सिंपलेस्ट रेशो में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इन केस ऑफ बेंजीन और ग्लूकोज और भी कंपाउंड्स हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज होता है। ठीक।